कुर्सी पर बैठते हुए फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भारतीयों का अपने देश में वापस आना। दोस्तों, वंदे मातरम। राहु के बारे में जब भी बात शुरू होती है तो अचानक ही लोगों के दिल दिमाग में एक डर की स्थिति भी रहती है कि कहीं राहु की महादशा उनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा भूचाल ना लेकर आ जाए। क्योंकि अक्सर होता भी ऐसा ही है, हमारे जो डोमेन से संबंध रखने वाले लोग होते हैं वो राहु केतु शनि के नाम पर लोगों को बहुत ज़्यादा डरा भी देते हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग, कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ मैं राहु के बारे में, जो नहीं जानते हैं कि राहु जिस व्यक्ति की कुंडली में एक अच्छी स्थिति बनाकर आता है, एक अच्छी प्लेसमेंट लेकर आता है, ऐसा राहु जातक को बहुत बड़ा धनी, बल्कि योग क्रियाओं में भी निपुण, सर्वशक्तिमान, इंटेलिजेंट, कूटनीतिज्ञ और अपार धनी बना देता है। देखिए, पहले तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि राहु एग्ज़ैक्टली है क्या? क्योंकि राहु के बारे में नहीं मालूम लोगों को आज भी कि राहु का जो एक्चुअल नेम है वो है स्वर्भानु। और स्वर्भानु, अगर हम उनकी पुरानी, अगर आप एपिक स्टोरीज़ में पढ़ें स्वर्भानु के बारे में, तो वो इतने पराक्रमी थे कि मंगल से भी ज़्यादा पराक्रम रखते थे। और अगर हम उनके बुद्धि बल की बात करें तो मंगल देव को उनके बुद्धि बल से ईर्ष्या भी होती थी। और वो इतने अनऑर्थोडॉक्स थे, स्वर्भानु की मैं बात कर रहा हूँ, कि उन्हें हर एक व्यक्ति विशेष, धर्म, समाज, असुर, देवी देवता, किसी के साथ भी, मतलब उनका कोई भी ऐसा कुछ मिसकम्युनिकेशन नहीं था। मतलब बहुत अच्छे संबंध, देवताओं के साथ भी उनके बहुत अच्छे संबंध थे, और देवताओं में भी ऐसे बहुत सारे देवता थे जो उनके मित्र थे। सो यही एक ऐसे असुर थे जो बहुत पराक्रमी और बहुत निपुण, बल, बुद्धि, विद्या, मतलब किसी की भी बात करें आप, हर तरीके से संपूर्ण और शिव के उपासक। सो अब बात शुरू होती है कि आखिर स्वर्भानु राहु बने कैसे, और वो भी अपने इंटेलिजेंस की वजह से। आपको याद होगा जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें अमृत भी निकला था, और अमृत देवताओं ने छल भी किया था। विष्णुदेव जी ने मोहिनी रूप भी धारण किया था, और कहीं ना कहीं राहु को ये मालूम चल गया था कि कुछ, राहु नहीं, स्वर्भानु, स्वर्भानु को ये मालूम चल गया था कि कुछ छल होने वाला है। तो वो जब असुरों को मदिरा पिलाई जा रही थी तो उसी समय वो देवताओं की पंक्ति में शामिल हो गए और उन्होंने भी अमृत पान कर लिया था। तो आप सोचिए कितने इंटेलिजेंट रहे होंगे स्वर्भानु। और उसी समय विष्णुदेव जी अपना चक्र चलाते हैं, और वो भी उस समय जब मोहिनी के स्वरूप में होते हैं। तो स्वर्भानु के दो, उनका जो शरीर था वो दो भागों में विभाजन हो जाता है। जो सर था, सर के ऊपर का हिस्सा वो था राहु, और सर के नीचे का केतु। अब बात शुरू होती है कि राहु और केतु, अब देखिए स्वर्भानु से ही दोनों निकले हैं, इंटेलिजेंस भी है। केतु को स्पिरिचुअलिटी का कारक माना जाता है, राहु को इंटेलिजेंस का। अब राहु और केतु, अब बात आती है कि आज हम राहु की बात करेंगे कि किन किन प्लैनेट्स के साथ कौन कौन सी एसोसिएशन होती है जब राहु आपको बहुत धनी बना देता है और इंसान की ज़िंदगी में परेशानियां भी थोड़ी बहुत करता है। अब हम शुरू करते हैं, भावों के बारे में बाद में शुरू करते हैं। एक छोटा सा क्विक टॉपिक ही दे रहा हूँ मैं आज आपको, अगर आपको इंटरेस्ट आएगा तो इससे मैं और डिटेल में लेके जाऊंगा। सूर्य और चंद्रमा की जो युति है इसे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं मंगल से। तो मैंने कहा ना कि राहु और मंगल, स्वर्भानु, जब स्वर्भानु की बात आती है तो मंगल को भी राहु से ईर्ष्या होती थी उनकी इंटेलिजेंस से। तो आप कभी भी नोट कीजिएगा, जैसे कि मंगल अगर किसी व्यक्ति का कुंडली में 4th हाउस में आ जाए और वहां पर राहु भी हो, चौथा घर होता है आपका भवन, भूमि, सुख। तो ऐसे लोगों के पास अपार धन, भूमि, बल्कि ऐसे लोग भूमिपति भी होते हैं, लेकिन उनके अपने घर में कोई ना कोई वास्तु दोष जरूर होता है। तो अगर आप ऐसे कोई भूमिपति हैं तो बेटर है कि किसी वास्तु शास्त्री से अपना वास्तु चेक करवाएं। लेकिन
अक्सर वास्तुशास्त्री भी कोई ना कोई गलती छोड़ देते हैं, क्योंकि कोई ग्रहों का ऐसा प्रभाव होता है तो बेटर है किसी अच्छे एक्सपर्ट से एडवाइस ले। और राहु और मंगल अगर छठे घर में चले जाएं साथ में तो ये एक शत्रु हंता योग बनता है। शत्रु ऐसे इंसान के सामने टिक नहीं सकते, और ऐसे लोग स्पोर्ट्स में बहुत ही बेहतर, बहुत ही एनर्जेटिक, पराक्रमी। और राहु अगर तीसरे घर में हो तो देखिए पराक्रम में तो ऐसे लोगों के सामने कोई टिक ही नहीं सकता। और ऐसे लोग अगर कहीं मीडिया में हैं तो दे आर वेरी एग्रेसिव इन देयर कम्युनिकेशन। मतलब इन लोगों का ये होता है कि अगर हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, अगर हमारे पास तर्क वितर्क नहीं होगा तो हम किसी को अपनी आवाज़ से दबा देंगे, और लोग दब भी जाते हैं। तो देखिए राहु का पराक्रम जब ग्रहों के साथ अटैचमेंट होती है, देखिए राहु की एक खास विशेषता है, ये जिस भी प्लैनेट के साथ चला जाता है उस प्लैनेट के गुणों को अधिकतम ले जाता है, मतलब उसमें एक्सपेंशन कर देता है, बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। सो मंगल के साथ देखिए, मंगल तो वैसे भी कमांडर कहा गया है, मंगल को पराक्रमी कहा गया है। और जब स्वर भानु की बात आती है तो वो खुद बहुत बड़े योद्धा थे, एंड सेनापति भी थे। तो अगर राहु बने हैं तो वो सेनापतियों वाले गुण तो जाएंगे नहीं। तो इसलिए राहु और मंगल का जब भी कॉम्बिनेशन साथ में होता है, बहुत ही जिंदगी में इंसान की लाइफ में बहुत बड़ा पराक्रम लेके आता है ये। और मान लीजिए 10th हाउस में है तो ऐसा इंसान सेना में बहुत बड़ा कमांडर, ब्रिगेडियर, जनरल, ऐसी ऐसी पोजीशंस पे लोग पहुंच जाते हैं। लगन में हो तो ऐसे लोग किसी की सुनते नहीं हैं, और खुद खुद अपनी एक लीडरशिप, एक अपनी कमांड क्रिएट करते हैं, अपनी एक सेना तक तैयार कर लेते हैं। और रही बात एकादश भाव में, धन स्थान में या सेकंड हाउस में चले जाएं तो अपार धन, मतलब धन, मतलब इंसान कोशिश भी करे या अगर अपने बिजनेस में मतलब कम से कम कार्य भी करे तो भी कुछ ऐसे बिजनेस मॉडल तैयार हो जाते हैं ऑटोमेटिकली कि धन, अपार धन आता ही चला जाता है। अब देखिए मंगल के साथ अगर हम आगे बुध की बात करें, राहु का जो संयोग है, जो कनेक्शन है, अब बुध, अब देखिए जब भी बुध की बात आती है तो बुध को बहुत ही चातुर्य, बुद्धि, विद्या का देवता कहा जाता है। मतलब बहुत इंटेलिजेंट, प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन। बुध का कार्य है लोगों को आसानी से समझ लेना। लेकिन राहु अगर कोई साथ में वहाँ पर आ जाता है तो सोचिए ऐसे लोग इंटेलिजेंस लेवल कितना आगे चला जाएगा। ऐसे लोगों के बारे में अक्सर मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, मैंने इतनी सारी कुंडलियों से अध्ययन करके जो मैं रूबरू लोगों से मिलता हूँ, कि ऐसे लोगों का अगर मान लीजिए राहु और बुध कहीं 9th हाउस में हो या 5th में या लगन में चला जाए, तो ऐसे लोग, मान लीजिए कोई व्यक्ति उनके सामने बैठा है, बात भी नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोग उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही पहचान लेंगे कि उनके मस्तिष्क में चल क्या रहा है। और आप सोचिए ऐसे लोगों को मैंने, बल्कि हमारे भारत में उनको एज ए एम्बेसडर, कूटनीतिज्ञ, ऐसी ऐसी पोजीशन पे देखा है। और उनका बात करने का जो तरीका है, जस्ट ऑसम, मतलब कोई उनके साथ कम्युनिकेशन में भिड़ नहीं सकता। और कोई बहुत अच्छा कम्युनिकेटर भी है तो इन लोगों के साथ सामने ठहर नहीं सकता। राहु बुध का कॉम्बिनेशन, अगर मान लीजिए अगर ऐसे जो एम्बेसडर या कूटनीतिज्ञ होते हैं, अगर उन्हें लगता है कि कहीं वो गलत हैं टॉपिक में, उनके पास एक अच्छा कॉन्क्रीट कंटेंट नहीं है, तो भी वो इतना बढ़िया से झूठ बोलेंगे, वो पकड़ में नहीं आएगा। अगेन, अगर मान लीजिए बुध नीच है और बुध मेलफिक है, राहु से बुध पीड़ित है, तो आप देखिएगा आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग होंगे जो झूठ बोलते चले जाते हैं। सामने वालों को मालूम भी चलता है, लेकिन उन्हें खुद ही नहीं मालूम चलता है कि वो पकड़े जा रहे हैं। और ये जो उनकी आदत है वो सुधरते नहीं हैं, लगातार झूठ बोलते चले जाते हैं, और उनको आदत होती है प्रपंच करना। कोई भी किसी का टॉपिक चल रहा है, आप कहीं फ्लाइट में होंगे, ट्रेन में या बस में, गाड़ी में, कहीं कहीं पे भी आप खड़े होंगे, आप देखिएगा जब आपका कोई टॉपिक डिस्कशन चल रहा हो तो ऐसे लोग अचानक आ जाएंगे, डिस्कशन में शामिल हो जाएंगे, झूठ पर झूठ बोलना शुरू कर देंगे, और उन्हें मालूम भी नहीं चलेगा कि उनका झूठ सब लोग समझ रहे हैं। सो देखिए राहु के साथ ऐसा है कि
जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है, प्लैनेट अगर बहुत अच्छा है तो उसके गुणों की प्रधानता को बढ़ा देगा, अगर कहीं उसमें नीचता है तो उसके नीचता के गुणों को माइनस में लेकर चला जाएगा, लेकिन करेगा जरूर। देवगुरु बृहस्पति, सिर्फ बृहस्पति ही एक ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पास काट है राहु की, और राहु को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो है देवगुरु बृहस्पति। मुझे मालूम है कई लोग सोच रहे होंगे कि राहु और गुरु का साथ में होना, ये तो चांडाल योग बन गया। बिल्कुल चांडाल योग बना है। और डरते क्यों हो आप चांडाल योग से? आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि जब राहु और गुरु का चांडाल योग बनेगा तो ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट, एंड उन्हें शस्त्र और शास्त्रों का पूरा पूरा ज्ञान, निडर, साहसी और तर्क वितर्क में निपुण, और एक अच्छे अध्यापक, और ऐसे अध्यापक कि मान लीजिए कोई टॉपिक जो बहुत सारे अध्यापक मिलकर भी नहीं समझा पा रहे हो, ऐसे अध्यापक जिन्हें चंडाल योग बनता है, बहुत आसानी से अपने शिष्यों को समझा लेते हैं और अपने शिष्यों का हाथ नहीं छोड़ते हैं। कौन से शिष्य? जो बहुत कमज़ोर होते हैं। वो इतना दमखम रखते हैं कि उन शिष्यों को भी समझाने की कैपेबिलिटी रखते हैं जिन शिष्यों को कोई समझा ही नहीं सकता। तो ये किसी का हाथ नहीं छोड़ेंगे, ये सबको पकड़ के चलते हैं और बहुत पॉपुलर होते हैं। तो इस भ्रम से बाहर आइए कि राहु गुरु साथ में होना, चांडाल योग होना, और जब भी गुरु राहु साथ में होते हैं तो बहुत खास बात है कि ऐसे लोग बहुत बड़े योगी भी होते हैं, क्योंकि राहु को अगर कोई योग में ले जा सकता है तो वह है देवगुरु बृहस्पति। और ऐसे गुरु राहु अगर कहीं छठे घर में चले गए तो कंपटीशन में ह्यूज सक्सेस, और ऐसे लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर, डिवाइन साइंस एक्सपर्ट्स एंड ग्रेट मेडिटेटर, हठ योग में जाने वाले योगी। क्योंकि गुरु को छठे घर में अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ आप लोगों को। और अष्टम घर में चला गया गुरु और राहु तो ऐसे लोग ऐसी ऐसी गूढ़ चीज़ों से पर्दा हटा देते हैं जिन्हें कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। एंड 12th हाउस मतलब मोक्ष, अपने आप को संसार से दूर कर लेना, वैराग्य में चले जाना। और भी घरों में अलग अलग महत्व हैं गुरु और राहु के। और गुरु राहु का नवम भाव में चले जाना, पंचम में, एकादश में अपार धन की प्राप्ति। तो आप सोचिए, जब भी आपका राहु जब कहीं महादशांत दशा चल रही और गुरु के साथ आ जाए तो एक अच्छा अध्यापक, डिवाइन साइंस में आपका झुकाव आपको पढ़ाई लिखाई में ले जाएगा। लेकिन देखिए, राहु के बारे में एक आपको जरूर कुछ बातें समझनी होगी। राहु मलेच्छ है, छलिया है, और बहुत इंटेलिजेंट भी है, क्रुक भी है, मांसाहारी है, मादक पदार्थों का सेवन करना उसे बहुत पसंद है। सो जब भी आपकी राहु की महादशा है, बेटर है कि आप मादक पदार्थ, नॉन वेज, अल्कोहल, इन चीज़ों से दूर हो जाइए। फिर देखिए राहु क्या करता है आपके साथ, क्योंकि जो उसके ये जो नेगेटिव प्रभाव है, इनसे आपको दूर ले जाएगा, पॉजिटिविटी भर देगा आपके अंदर। शुक्र के साथ राहु आ जाए तो मैंने ऐसे कॉम्बिनेशन देखे हैं लोगों की कुंडलियों में कि शुक्र और राहु सप्तम में या 12th हाउस में चले जाएं तो ऐसे लोगों का एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई होता है। एंड ऐसे लोगों को सेक्सुअल डिसऑर्डर ही कहूँगा कि जिन्हें बार बार उन्हें जो हार्मोन्स हैं उनके सीक्रेट होते रहते हैं। इन लोगों को चाहिए कि सात्विकता की तरफ बढ़े, और अगर ऐसे कोई कॉम्बिनेशन है तो किसी एस्ट्रोलॉजर से विश्लेषण करवाएं कि उसको आखिर फिक्स कैसे करना है। क्योंकि राहु और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है, ऐसे लोगों को अक्सर मैंने मूवीज़ में, बॉलीवुड, हॉलीवुड, बहुत ही जो फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत अच्छे अदाकारा, फिल्म अभिनेत्री, अभिनेता, अच्छे लोग जो डायरेक्शन में हैं, इन लोगों को मैंने अक्सर शो बिजनेस इंडस्ट्री में देखा है, या तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, और ये काम एक्सपेंड होते ही चले जाते हैं इनके। अब बात आती है, शनि देव जी बचे हैं। शनि और राहु का संयोग साथ में कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ के दोषा की तरफ इंडिकेशन देता है कि कोई बहुत बड़े दोषस हैं आपके ऊपर। कहीं ना कहीं आपने जनता को पीड़ित किया है, लोगों को पीड़ा दी है, और समाज में आपने अच्छे कार्य नहीं किए हैं, इसलिए राहु और शनि आपके साथ में इकट्ठे आ गए हैं। अगर सेकंड हाउस में अगर आएंगे तो लोग होते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वाणी दोष, जब भी कहेंगे कड़वा ही कहेंगे। मतलब ऐसी बातें कहेंगे कि अच्छा भी कहने की कोशिश करेंगे तो वो कड़वा ही निकलेगा। और मान लीजिए अगर कहीं एकादश भाव में है
धन का बहुत ज़बरदस्त एक्सपेंशन अगर शनि देव जी उस लगन के लिए अच्छे हैं। और डिपेंड करता है कि शनि देव जी अच्छे भी होने चाहिए उस लगन के लिए, बेनिफिक होने चाहिए, और राहु साथ में आ जाए क्योंकि दोनों मित्र हैं। और वैसे भी राहु शनि का कार्य करता है, शनि की तरह कार्य करता है, और केतु मंगल की तरह कार्य करता है। अब हमारे पास बचे अब राहु के साथ सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा सोचा मैं बाद में डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि एक तो सूर्य और चंद्रमा का राहु के साथ आ जाना, सूर्य ग्रहण योग और चंद्र ग्रहण योग आमने सामने भी है 180 डिग्री में, तो भी सूर्य ग्रहण योग, चंद्र ग्रहण योग। तो ऐसे लोगों को मातृ पितृ सुख में कमी तो रहती है, लेकिन सूर्य अगर लगन का मित्र है, अच्छे प्रभाव में है, और कहीं 10th हाउस के नियर बाई है, 9th में, 11th में, तो मान लीजिए कि आपको एक बहुत बड़ी सरकारी नौकरी जिसमें आईएएस आईपीएस बनने के पूरे योग हैं, मतलब प्रशासनिक अधिकारों में आप पहुंचेंगे और उसका बेहतरीन कंट्रोल करेंगे आप अपनी बुद्धि बल की क्षमता से, और बड़े बड़े लीडर्स आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैंने ऐसे अक्सर बहुत सारे आईपीएस आईएएस को मैं जानता हूं जो मेरे क्लाइंट हैं। और देखिए, ये तो नियम है, तय है, जो आप मूवीज़ में देखते हैं ये अक्सर सच भी होता है कि अक्सर मिनिस्टर्स बहुत ज़बरदस्त प्रेशर बनाते हैं लोगों के ऊपर, वो अपने तरीके से कार्य करवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोग किसी की सुनते नहीं हैं और सुनते भी हैं। अब आप सोचेंगे ये क्या है? दिस इज़ कॉल्ड डिप्लोमेशन। उन्हें जो करना है इन अधिकारियों को वो करके रहेंगे, और जो नेता को करवाना है, नेता को यह भ्रम पैदा कर देंगे कि जो आप करवाना चाहते हैं हमने वो भी कर दिया है, लेकिन एक्चुअल में वो करेंगे नहीं, लेकिन वो भ्रम में रहेगा मिनिस्टर कि हाँ वो काम हो चुके हैं। सो सूर्य अथॉरिटी है, और राहु का साथ में आना, राहु और एक्सपेंड हो जाता है। और मान लीजिए राहु अगर सूर्य के नक्षत्र में भी आ जाए, या बाकी जो प्लैनेट जो मैंने अभी डिस्कस किए, राहु उन प्लैनेट्स के नक्षत्रों में भी चला जाए तो भी उन प्लैनेट्स के जो गुण होते हैं उनकी प्रधानता को बढ़ा देता है। और अगर राहु चंद्रमा के साथ चला जाए तो ऐसे लोग बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, ऐसे लोगों के बेकरी, पानी, केमिकल से संबंधित बड़े बड़े व्यापार और इनके उद्योग, वो भी जल से संबंधित शिपिंग कंपनीज, लेकिन जी हाँ, माता के सुख में कमी तो करेगा। और अगर राहु कहीं ना कहीं, अगर चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित है उस लगन के लिए, और चंद्रमा का पक्ष बल बहुत कम है, तो मस्तिष्क के रोग, इंसोम्निया, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। सो देखिए, राहु का वही तो आदत है कि अगर आपका प्लैनेट बहुत अच्छा है तो उसके गुणों में और ज़्यादा बढ़ोतरी कर देगा, और अगर चंद्रमा कमज़ोर है या कोई और प्लैनेट जैसे चंद्रमा कमज़ोर है, तो कमज़ोरी में चंद्रमा के साथ क्या होता है? मानसिक अशांति, तो उसकी मानसिक अशांति को और ज़्यादा बढ़ा देगा, परेशान कर देगा, डिप्रेशन, शिज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर, फ़ियर में लेके चला जाएगा, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अब देखिए, अगर भावों की भी बात करें तो 2-4 भावों के बारे में बता देता हूँ कि राहु अगर तीसरे घर को देखता है, पराक्रम में वृद्धि करेगा, मीडिया में आपका रोल लेके आएगा। पंचम घर को देखेगा तो संतान सुख में वृद्धि करेगा। छठे घर को देखेगा या वहाँ पे बैठा है तो शत्रु हंता योग, और 9th हाउस में आपके धर्म के भाव को बढ़ाता है, संतान सुख भी देता है। और 3rd 6th एंड 11th में बैठे तब तो बहुत अच्छा, सोने पे सुहागे की बात करेंगे। तो दोस्तों, जस्ट ऐसे ही मैंने जनरल वीडियो दे दिया। बहुत दिनों से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि कुछ हट के दूँ मैं, कुछ मेरे एक्सपीरियंस से, तो मैंने कुछ नया बताने की कोशिश की है। अब देखते हैं आपको कैसा लगता है। अगर आपको लगता है कि आपने एंजॉय किया इस वीडियो को, बताइएगा, तो इसमें कुछ इस तरह की सीरीज़ में शॉर्टकट में और दे दूंगा आप लोगों को। सो आज के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।